हेलो स्टूडेंट, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में कुछ बहुत बेहतर कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 8 के साइंस की, जिसमें हम चैप्टर पढ़ रहे हैं मटीरियल। मटीरियल क्या होता है? ठीक है, मटीरियल के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी, जिसमें हमने मेटल्स के बारे में पढ़ा था, नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ा था, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखा था, दोनों में डिफरेंसेस पढ़े थे, मेटेलॉइड्स के बारे में पढ़ा था, कोरोजन हमने यहाँ पर देखा था, मेटल्स की जो जितने भी प्रॉपर्टीज थी, डक्टिलिटी हो गया, मैलेबिलिटी हो गया, सोनोरस, लस्ट्रस, कंडक्टेंस, ये सारी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी अच्छे से। और साथ साथ ही हमने केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें हमने मेटल का एसिड के साथ, बेस के साथ रिएक्शन करवाया था, वो सब पढ़ा था। ठीक है, इससे पहले हमने इसकी कुछ एक्सरसाइज करी थी, जिसको हम एक बार रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, मैच द फॉलोइंग कॉलम ए विद कॉलम बी। कॉलम ए को आपने बी के साथ मैच करना है। सबसे पहले आपका जिंक दिया गया है और आपको बताना है कि इनमें से जिंक किसके साथ कोरिलेट करता है, हम उसको किसके साथ मैच कर सकते हैं। तो नॉन मेटल का एग्जाम्पल नहीं होता है जिंक। मरकरी से इसका कोई कोरिलेशन नहीं है, कार्बन से नहीं है, सिल्वर से हो सकता है पर होगा नहीं, वाटर प्यूरिफिकेशन में जिंक का कोई काम आता नहीं है, मेटेलॉइड नहीं है, ये एक बैड कंडक्टर नहीं है, गुड कंडक्टर है, तो जिंक क्या हो जाएगा? मेटल हो जाएगा। ओके, सेकंड है आपका आयोडीन। आयोडीन नॉन मेटल, मर्क्यूरी, कार्बन, सिल्वर, वाटर प्यूरिफिकेशन, मेटलॉइड, बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो हमने कहाँ पढ़ा था लिक्विड को? नॉन मेटल, सॉरी, आयोडीन को किसमें पढ़ा था? नॉन मेटल में पढ़ा था। ओके, नेक्स्ट है लिक्विड। तो लिक्विड हमने क्या पढ़ा था कि जो मर्क्यूरी होता है वो कैसा होता है? लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। मर्क्यूरी किसका क्या था? मेटल था। ठीक है, और साथ ही हमने क्या देखा था? नॉन मेटल में कौन कौन सा था? ब्रोमीन। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट आपका कार्बन की एक फॉर्म होती है, जहां पर आप क्या पढ़ते हो इसको कि ये कार्बन की फॉर्म है, साथ साथ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिलिकॉन का आपका क्या था? सिलिकॉन आपका एक मेटेलॉइड होता है। सिलिकॉन सिलिकॉन आपका मेटेलॉइड हो गया। मैलिएबिलिटी सिल्वर की होगी। क्लोरीन वाटर प्यूरिफिकेशन में काम आता है। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। इतना सारा हमने क्या कर लिया था? पढ़ लिया था। इसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स। तो हमने क्या दिखा था? इज यूज इन मेकिंग ऑफ मिरर्स। तो मिरर के पीछे जो पॉलिश की जाती है वो किसकी की जाती है? सिल्वर की जाती है। ठीक है, कहीं कहीं एल्यूमिनियम भी देखा जाता है। सेकंड, फॉइल्स आर यूज्ड एज पैकिंग मटेरियल। तो कौन सी फॉइल्स होती है? एल्यूमिनियम फॉइल होती है, जिसका प्रयोग किसमें किया जाता है? फूड पैकेजिंग में किया जाता है। ओके, आपको बच्चों समझ में आ रहा होगा। थर्ड है आपका इज यूज टू प्रिपेयर सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सल्फर ट्राईऑक्साइड का किया जाता है। ओके, अ सोल्यूशन ऑफ डैश इन एल्कोहल हैज एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज। तो जब हम यूजेस ऑफ आयोडीन पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने टिंचर आयोडीन पढ़ा था, और वही क्या है यहाँ पर यूज होगा। ठीक है, एंटीसेप्टिक के रूप में। ओके, फोर्थ क्वेश्चन आपका सेम वही क्वेश्चन है। फिफ्थ है बोथ डैश एंड डैश फाइंड एक्सटेंसिव यूज इन द नेटिव फॉर्म एज वेल एज कंपाउंड। तो मेटल आपका और दूसरा क्या है? नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल को, धातु और अधातु को सिंगली मतलब यानी वो जो प्योर फॉर्म में हम बोल सकते हैं, या किसी कंपाउंड के साथ जब उनको मिलाया जाएगा तो उनके अलग अलग यूजेस हमने देखे थे। इसमें देख लो, जैसे मेटल आपका क्या हो गया? गोल्ड हो गया, AU होता है इसका सिंबल। ठीक है, इसको आप जब ये सिंपली गोल्ड में है तब भी इसका यूज कर रहे हो, जैसे हमने ज्वेलरी मेकिंग में कहा, मेडल्स, कॉइन्स इसके बनाए जा रहे थे। ठीक है, और जैसे दूसरा हमारा मेटल हो गया सोडियम। तो सोडियम का यूज हमने NaCl में, यहाँ पर ये क्या हो गया? कंपाउंड हो गया। कंपाउंड में सोडियम को
उपयोग किया जा रहा है दूसरे के साथ मिलाकर, ठीक है। यौगिक कंपाउंड कहा जाता है यौगिक को, यौगिक के रूप में भी हम उसको प्रयोग कर सकते हैं, और सिंपली जब वो किसमें है, अपनी प्योर फॉर्म में है, तब भी उसका उपयोग किया जा रहा है। इतने क्वेश्चंस हमने देख लिए थे। इसके बाद हमने ट्रू फॉल्स देखे थे कुछ। ओके, फर्स्ट है आपका सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम। तो रिएक्टिविटी हमने पढ़ी थी, सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम। तो हमने रिएक्टिविटी पढ़ी थी किसकी, धातुओं की हमने रिएक्टिविटी देखी थी कि कैसे ये रिएक्ट करते हैं। जब हमने इनकी वाटर के साथ रिएक्शन देखी थी, एयर के साथ रिएक्शन देखी थी, ठीक है। और सिंपली जब ये किसी भी कंपाउंड में नहीं है तब इनकी रिएक्टिविटी देखी थी। तो हमने क्या देखा था कि जितनी भी धातुएं हैं उनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा था, पोटेशियम था, और पोटेशियम के बाद क्या था, सोडियम था। हमने क्या पढ़ा था कि जो सोडियम होती है वो नॉर्मली अगर पानी के संपर्क में भी आएगी तो आग पकड़ लेती है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि मैग्नीशियम जो है वो सोडियम से कम रिएक्टिव है, या जो सोडियम है वो मैग्नीशियम से ज्यादा रिएक्टिव है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, सही है। सोडियम जो मैग्नीशियम है उससे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। सेकंड है मैग्नीशियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। मैग्नीशियम कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है तो नहीं करता है, तो ये क्या है, फॉल्स। ऑल मेटल एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, जितने भी आपके मेटल्स होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, कब, रूम टेम्परेचर पे। लेकिन हमने एग्जाम्पल किसका देखा था, मर्क्यूरी का देखा था, पारे का देखा था कि वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, मेटल्स आर अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स क्या होते हैं, ऊष्मा और विद्युत के बहुत अच्छे चालक होते हैं, ये भी हमने पढ़ा था। नॉन मेटल्स के नॉट बी हैमर्ड इनटू थिन शीट। ये भी क्या हो जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा। जो नॉन मेटल होते हैं, अधातुएं होती हैं, उनको जब हथौड़े से पीटा जाता है तो वो थिन शीट में कन्वर्ट नहीं होती, बल्कि उनका क्या हो जाता है, चूरा हो जाता है। हम क्या पढ़ रहे थे, भंगुरता उनमें पाई जाती है। ठीक है, इतने हमने पढ़ लिए थे। इसके बाद मैंने आपको होमवर्क में कुछ क्वेश्चंस दिए थे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट, नेम द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच मेटल्स शाइन। आपको बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी होती है धातुओं की जिनके कारण उनमें क्या होती है, चमक होती है, चमकते हैं वो, उस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच मेटल शाइन। धातुओं की वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वो चमकते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी धातुओं में ऐसी होती है जिसके कारण वो चमकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम टू मेटल्स विच आर सॉफ्ट इनफ टू बी कट। मेटल्स के आपको दो मेटल्स ऐसे बताने कि जो बहुत सॉफ्ट होते हैं। हमने पढ़ा था कि मेटल जनरली हार्ड होते हैं, लेकिन हमने दो मेटल्स ऐसे देखे थे, या कुछ मेटल्स ऐसे देखे थे जो थोड़ा सॉफ्ट होते हैं एज कंपेयर टू अदर, और इतने सॉफ्ट होते हैं कि उनको कट भी किया जा सकता है, किससे, चाकू की मदद से। ठीक है, थर्ड है, नेम द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। उस प्रॉपर्टी का नाम बताना है धातुओं की जिसके कारण उनको थिन शीट में, पतली पतली शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, और चौथा क्वेश्चन है, विच नॉन मेटल डज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हमने पढ़ा था कि जो अधातुएं होती हैं वो क्या करती हैं, विद्युत को अपने में से चलने नहीं देती हैं, या बैड कंडक्टर होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की। लेकिन कोई तो एक ऐसी अधातु हमने पढ़ी थी जो कि गुड कंडक्टर थी, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही थी, तो उसका एग्जाम्पल आपको बताना है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको खुद करने हैं, इनके आंसर आपको खुद से लिखने हैं, और मैं अभी आपको दोबारा पूछूंगी। ठीक है, आज के हमारे कुछ नए क्वेश्चन है जिनमें फिल इन द ब्लैंक्स है, जिसमें फर्स्ट है, फॉस्फोरस इज वेरी डैश नॉन मेटल। फॉस्फोरस बहुत क्या होता है, कैसी तरह की अधातु होती है फॉस्फोरस। कब पढ़ा था हमने फॉस्फोरस, जब हम केमिकल प्रॉपर्टी देख रहे थे, किसकी, नॉन मेटल और मेटल की। और हमने क्या पढ़ा था कि जो नॉन मेटल होते हैं वो पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं या नहीं करते हैं। आपको ये क्वेश्चंस नोट भी करने हैं। ठीक है, तो फॉस्फोरस हमने क्या देखा था कि पानी के साथ, पानी में स्टोर करके फॉस्फोरस को रखा जा रहा था।
क्यों रखा जा रहा था? क्योंकि वो हवा के संपर्क में आने पर आग पकड़ रही थी, ठीक है। और हवा के संपर्क में आग पकड़ने का मतलब है कि वो बहुत जल्दी से अभिक्रिया कर रही थी, यानी वो बहुत ज्यादा कैसी है? रिएक्टिव है, ठीक है। So phosphorus is very reactive non metal, बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील क्या है? अधातु है। नॉन मेटल समझते हैं, अधातु। फॉस्फोरस क्या है? अधातु है। और ये इसको पानी में स्टोर करके रखा जाता है। पानी में रखा जाता है क्यों? क्योंकि अगर इसको खुला छोड़ेंगे हवा में तो ये आग पकड़ लेगी, ठीक है। सेकेंड है आपका मेटल्स आर डैश कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो धातुएं होती हैं वो विद्युत और ऊष्मा की क्या होती हैं? बहुत अच्छी चालक या सुचालक होती हैं। तो यहाँ पर क्या कहेंगे? गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। थर्ड क्वेश्चन है आपका आयरन इज डैश रिएक्टिव देन कॉपर। तो यहाँ पर हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखी थी, जहां पर हमने क्या बात की थी कि जो ज्यादा रिएक्टिव तत्व होते हैं या मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं? अपने से कम रिएक्टिव वाले को हटा देते हैं। जहां पर हमने क्या देखा था कि कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से कॉपर को हटा रहा था कौन? आयरन हटा रहा था। क्यों? क्योंकि आयरन हमने क्या माना था? ज्यादा रिएक्टिव है, या हमने पढ़ा था कि आयरन ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, इसलिए कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से कॉपर को हटा करके आयरन का सल्फेट आयरन का सोल्यूशन बना रहा है। तो आयरन इज मोर रिएक्टिव, ज्यादा रिएक्टिव होता है किसके कंपैरिजन में? कॉपर के, ठीक है। लोहा जो होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू कॉपर, यानी तांबे के, ओके। फोर्थ है आपका मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस डैश गैस, ठीक है। तो मेटल की जब हमने केमिकल प्रॉपर्टीज देखी थी तब हमने क्या कहा था कि मेटल्स जो होती हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करें या फिर बेस के साथ रिएक्ट करें, दोनों ही केस में क्या बनता है? एक तो कोई सॉल्ट बनेगा, मेटल के अकॉर्डिंग जो भी मेटल होगा उसके अकॉर्डिंग उसका सॉल्ट बनेगा, और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो यहाँ पर कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ओके। तो मेटल एसिड के साथ यानी अम्ल के साथ अगर धातु की अभिक्रिया होगी, या अम्ल की और उसके साथ, अम्ल की धातु के साथ हो, या हम क्या कहेंगे धातु की क्षार के साथ अभिक्रिया हो, अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करने पर सॉल्ट बनाएगा और साथ ही क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस करेगा, ओके। इसको नोट कर लीजिए फटाफट। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। आगे हम ऐसा क्वेश्चन देखेंगे कि हमें कुछ एक स्टेटमेंट दिया है और हमने उसको एक्सप्लेन करना है या रीजन देना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। फर्स्ट है एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज टू रैप फॉइल आइटम। एल्यूमिनियम फॉइल जो होती है आपने देखा होगा कि जब हम खाने को या किसी फूड आइटम को क्या करते हैं? पैक करते हैं, रैप करते हैं, तो उसके लिए एल्यूमिनियम फॉइल यूज करते हैं, ठीक है। तो वो एल्यूमिनियम फॉइल क्यों बनाई जाती है या क्यों उसका उपयोग किया जाता है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो क्यों किया जाता है? क्योंकि जब हम मैलिएबिलिटी पढ़ रहे थे, मैलिएबिलिटी क्या थी कि जब थिन शीट्स में, पतली पतली कागज की शीट में किसको परिवर्तित किया जा रहा था? मेटल को, ठीक है। तो एल्यूमिनियम की मैलिएबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, उसको बहुत पतली पतली शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है जिससे कि फूड आइटम को रैप किया जाएगा, इसीलिए एल्यूमिनियम फॉइल का उपयोग किया जाता है। तो आंसर है आपका एल्यूमिनियम इज मैलिएबल एंड कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट, और इसकी पतली पतली शीट बनाई जा सकती है। हेंस एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज टू रैप फूड आइटम, इसलिए किसका उपयोग किया जाता है? एल्यूमिनियम फॉइल का उपयोग किया जाता है फूड को रैप करने के लिए, ठीक है। तो मैलिएबिलिटी गुण क्या थी आपकी? आघातवर्ध्यता थी, जो किसमें पाया जा रहा था? मेटल्स में पाया जा रहा था, जिसके कारण उसको थिन शीट में, पतली पतली शीट में, जैसे आपके
नोटबुक का पेज होगा ना, एक पतली शीट, उसकी तरह हम क्या मेटल को कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये गुण किसमें पाया जाता है? धातुओं में पाया जाता है। फटाफट नोट कर लीजिए इसको। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये दोबारा आपको रीजन बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस, कॉपर क्या करता है, जो तांबा जो होता है वो विस्थापित नहीं करता है, किसको? जिंक को। किससे? जिंक के सॉल्ट सोल्यूशन से। क्या बोल रहे हैं? हमारे पास है कॉपर प्लस ZnSO4 और ये आगे रिएक्ट नहीं कर रहा है, मतलब ये जो कॉपर है ये इस जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर रहा है। जैसे हमने किसके एग्जांपल में पढ़ा था? अभी हमने पढ़ा था कि जो आयरन होता है वो CuSO4 कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से इस कॉपर को क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है और FeSO4 कॉपर का सल्फेट, सॉरी आयरन का सल्फेट बना देता है और कॉपर को उसने अलग कर दिया। Cu है आपका कॉपर, ठीक है। क्या कह रहे हैं? आयरन ने कॉपर को हटा दिया है कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से, ठीक है, और वहां पर खुद आ गया है। तो कैसे आएगा? सपोज ये कोई बच्चा है, आयरन कोई बच्चा है जो कि स्ट्रांग है, ठीक है, और यहाँ पर क्लास है किसी दूसरे बच्चे की, ठीक है, इसको हम ए कोई बच्चा मान लेते हैं और ये बी है, ठीक है, ये अपनी क्लास में बैठा हुआ है। इस ए ने बी को हटा दिया है, तो ए बी को कब हटाएगा? जब ए स्ट्रांग होगा, ठीक है। और हम केमिस्ट्री की टर्म में स्ट्रांग नहीं बोलेंगे बल्कि क्या बोलेंगे? रिएक्टिव बोलेंगे। ए क्या है? स्ट्रांग है, इसलिए उसने बी को हटा दिया है और ए अब कहां पर आ गया? जहां पर बी था, ये ए हो गया और बी को इसने भगा दिया क्लास से, ठीक है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि जो कॉपर है इस केस में हमारे पास है कि कॉपर जिंक सल्फेट के सोल्यूशन से जिंक को नहीं हटा पा रहा है। ये ए है कोई बच्चा और ये इस बी को नहीं हटा पा रहा है। तो कब नहीं हटाएगा? जब बी वाला स्ट्रांग होगा, ज्यादा ताकतवर होगा, तभी तो नहीं हटा पाएगा, ठीक है। यानी ए कैसा है? कम ताकतवर है, ठीक है। क्या है? कम। तो यहाँ पर केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम इसको क्या बोलेंगे? लेस रिएक्टिव, कम अभिक्रियाशील है। किसके कंपैरिजन में? बी के, यानी जिंक के कंपैरिजन में कॉपर कैसा है? कम ताकतवर या कम रिएक्टिव है, इसलिए वो क्या नहीं कर पा रहा है? इस जिंक को हटा नहीं पा रहा है। तो उसने जब हटाया ही नहीं तो वो अपनी क्लास में वैसे ही रहा, ठीक है, यानी अभिक्रिया हुई ही नहीं। समझ गए बच्चों? क्या कहा हमने? कॉपर कम रिएक्टिव है, कम ताकतवर बोल रहे तो कम रिएक्टिव है किसके कंपैरिजन में? जिंक के कंपैरिजन में, इसीलिए उसने जिंक के सोल्यूशन से जिंक को नहीं हटाया है। ओके, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कॉपर कैनॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव। जिंक क्या है? ज्यादा ताकतवर है, या हम बोल सकते हैं इसको कॉपर इज लेस रिएक्टिव। ओके, ये भी बोल सकते हैं देन जिंक। यानी हमने क्या बोला? या तो कॉपर क्या है? कम ताकतवर है, ठीक है, किसके कंपैरिजन में? जिंक के, ठीक है। या हम क्या बोल सकते हैं? जिंक क्या है? ज्यादा ताकतवर है। ओके, दोनों बात सेम ही है। कॉपर कम ताकतवर है इसलिए नहीं हटा पा रहा, या जिंक ज्यादा ताकतवर है इसलिए उसको नहीं हटाया जा सकता है, ठीक है। इन दोनों के कंपैरिजन में बोल रहे हैं हम, खाली कॉपर और जिंक को जब हम कंपेयर कर लें। फटाफट नोट कर लो इसका आंसर।
वेरी गुड, GIC खालू खेत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन कैरोसिन। सोडियम और पोटेशियम में को कैरोसिन में, मिट्टी का तेल जो हम बोलते हैं घरेलू भाषा में, तो उसमें स्टोर करके रखा जाता है। क्यों रखा जाता है स्टोर करके? हमने क्या पढ़ा था कि जो सोडियम होती है Na, ठीक है, Na इसका सिंबल होता है। अगर आपको कहीं पर Na दिखे तो आप समझ जाना ये सोडियम है, और K जो होता है वो पोटेशियम का सिंबल होता है। सोडियम और पोटेशियम कैसे पढ़े थे हमने? मोस्ट रिएक्टिव पढ़े थे, सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील। जो क्या कर रहे थे, अगर पानी के कांटेक्ट में भी आ रहे थे तो तब भी क्या कर रहे थे? अभिक्रिया कर रहे थे। पानी हम जनरली बोलते हैं कि किसी के साथ इजीली अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन कुछ कुछ धातुएं हमने देखी थी जहां पानी अभिक्रिया कर रहा था, और उन कुछ धातुओं में कौन कौन सा आया? सोडियम और पोटेशियम आया। ठीक है, तो पानी के साथ जब अभिक्रिया की तो क्या बना दिया? आग पकड़ ली। पानी के साथ पानी डाला अगर आपने सोडियम में तो आग लग जाती है उस पर, ठीक है, या पोटेशियम में। तो ये इतनी ज्यादा अभिक्रिया करता है, इसीलिए इन दोनों को कैरोसिन में स्टोर करके रखा जाता है। ठीक है, मिट्टी के तेल में स्टोर करके रखा जाता है ताकि ये किसी से मतलब आसानी से अभिक्रिया ना कर पाए। ओके, तो फटाफट नोट करो इसका आंसर। Sodium and potassium are highly reactive metals which readily reacts with atmospheric oxygen to catch fire. Hence, sodium and potassium are stored in kerosene. ये बहुत ज्यादा तेजी से अभिक्रिया करते हैं और पानी के साथ भी क्या आग पकड़ सकते हैं, इसीलिए क्या, या ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर की जो ऑक्सीजन है उसके साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं। हवा में छोड़ने पर भी इन पे आग लग सकती है, इसीलिए इनको कैरोसिन में स्टोर करके रखा जाता है। फटाफट नोट कर लो आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेटल्स आर यूज्ड इन रिंगिंग बेल्स, यानी जो घंटियां होती हैं ना, बजने वाली होती हैं जो, उनमें जनरली मेटल्स यानी धातुओं का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्यों? क्योंकि वो सोनोरस होते हैं। सोनोरस यानी बहुत अच्छी साउंड उनकी होती है जब उनको बजाएंगे। जैसे मेटल, लोहा हो गया, कॉपर हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, ये सब क्या है? धातुएं हैं। ठीक है, तो इनको बजाने पर बहुत अलग सी एक साउंड उत्पन्न होती है, जिस वजह से इनकी ये जो बजने वाली घंटियां होती हैं या रिंगिंग बेल्स होती हैं वो क्या की जाती हैं? बनाई जाती हैं। ठीक है, तो आंसर लिख लो। मेटल्स हैव सोनोरिटी, ये इनका गुण होता है, प्रॉपर्टी होती है इनमें। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी दे कैन प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, इस प्रॉपर्टी के कारण ये रिंगिंग साउंड उत्पन्न करते हैं। दैट इज वाई मेटल्स आर यूज्ड इन रिंगिंग बेल्स, इसके कारण ही इनको रिंगिंग बेल में उपयोग किया जाता है। ठीक है, फटाफट नोट कर लो ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड अ टैबलेट टू अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम आयरन डेफिशिएंसी, द टैबलेट डज नॉट लुक लाइक आयरन। ठीक है, एक डॉक्टर क्या करता है, कोई पेशेंट जाता है डॉक्टर के पास, उसको क्या कहता है कि आयरन की कमी हो गई है, उसके जो बॉडी है उसमें लौह तत्व की कमी हो गई है। तो डॉक्टर उसको एक दवाई देता है, एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है, लेकिन वो दवाई लोहा नहीं है। वो कह रहा है कि वो दिखने में लोहे जैसी नहीं है। तो अगर शरीर में लौह तत्व की कमी हो गई है तो लोहा थोड़ी खाएंगे हम, क्या करेंगे? आयरन का सॉल्ट वो डॉक्टर देगा, जिससे आयरन की कमी शरीर में पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो कह रहे हैं वो लोहे जैसा नहीं दिख रहा है। वो इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि वो लोहा नहीं है, वो क्या है? लोहे से बना हुआ कोई सॉल्ट है। ठीक है, द टैबलेट इज नॉट मेड अप ऑफ आयरन मेटल, इंस्टेड इट कंटेन्स अ सॉल्ट ऑफ आयरन। इसमें क्या होगा? आयरन का कोई सॉल्ट प्रेजेंट होगा। ओके, नोट कर लीजिए आंसर। तो बच्चों आज हमने मटेरियल में मेटल्स और नॉन मेटल्स में कितनी सारी चीजें पढ़ी और एक्सरसाइज किया हमने। हमने पिछले जो क्वेश्चंस थे वो हमने रिवाइज करे,
और साथ साथ कुछ नए क्वेश्चंस देखे, कुछ हमने स्टेटमेंट्स देखी जिनके हमने रीजन बताए और एक्सप्लेन किए। कुछ क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे जो मैंने आपको क्लास में भी पूछे। होपफुली आपको आज के सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे और आप अपना होमवर्क करके लाएंगे। साथ ही अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, आपका कोई डाउट है, तो वो आप हमारे नेक्स्ट सेशन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।